हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद प्रभात। आज के इस वीडियो में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार किया था? तो करेक्ट आंसर है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी। बात करें इंडिया के मेजर एजुकेशन पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में, भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 में बना था। इसके बाद जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को लाया गया। आगे चल के 1986 में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उनके समय आचार्य राममूर्ति कमेटी के द्वारा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को लाया गया। इसको आगे चल के 1992 में जब पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे तो इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया था और अब 2020 में लगभग 34 साल बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिफॉर्म किया गया है, जिसको डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी ने रिकमेंड किया था। कस्तूरी रंजन कमेटी 2017 में फॉर्म किया गया था और 2 साल बाद 31 मई 2019 को इस कमेटी ने गवर्नमेंट के सामने ड्राफ्ट को प्रेजेंट किया, जिसको 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने एक्सेप्ट कर लिया है। बात करें कस्तूरी रंजन जी की तो ये बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं और ये लगभग 9 ईयर्स तक इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये इसरो के 5th चेयरमैन थे और अभी जो प्रेजेंट में के सिवान जी हैं वो इसरो के 10th चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यानी एमएचआरडी यानी मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो अब एमएचआरडी का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया के अप्रूवल मिलने के बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन और फॉर्मुलेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल होगा। इस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पहले नाम एमएचआरडी था। एमएचआरडी का फॉर्मेशन 1985 में हुआ था, जो आज तक यानी 2020 तक एमएचआरडी के नाम पर काम किया। अब यही संस्था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। अब बात करें हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय के लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कौन होंगे, तो वो होंगे रमेश पोखरियाल निशंक जी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में रख दिया गया था। यानी 1976 के बाद शिक्षा यानी एजुकेशन पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में रखा गया है, जिसमें बेसिकली यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, इस नई शिक्षा नीति के अनुसार जीडीपी का कितना % शिक्षा पर खर्च किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर है 6%। अगर बात करें इंडिया में शिक्षा पर कितना खर्च किया जाता है, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का डॉक्यूमेंट आया है उसमें ये कहा गया है कि एट प्रेजेंट सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिला के 4.43% ऑफ जीडीपी शिक्षा पे खर्च कर रही है। और इस डॉक्यूमेंट में ये भी बताया गया है कि एट प्रेजेंट जो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसका 10% लगभग एजुकेशन पे खर्च किया जा रहा है। लेकिन अगर ऑथेंटिक डेटा की बात करें तो इंडिया में केवल अभी लगभग 3% ही टोटल जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च किया जा रहा है। अब देखते हैं ग्राउंड लेवल पे कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है। क्या ये 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे खर्च होता है? अगर खर्च होगा तो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले 1968 में भी कोठारी कमीशन ने भी रिकमेंडेशन दिया था कि जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च किया जाए, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। अगला क्वेश्चन है, किस साल तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? करेक्ट आंसर है 2030। 2030 तक भारत के हर एक बच्चे को यानी 100% बच्चों को स्कूल एजुकेशन के लिए इनरोलमेंट कराना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत टारगेट रखा गया है और यह एजुकेशन फॉर ऑल थीम पे बेस्ड रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में 50% जीईआर यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो करेक्ट आंसर है 2035। अपने देश में ज़्यादातर बच्चे या तो फैमिली प्रॉब्लम या कुछ अन्य प्रॉब्लम्स की वजह से स्कूलिंग पढ़ाई तो कर लेते हैं किसी तरह से, लेकिन वो ग्रेजुएशन यानी हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। बात करें प्रेजेंट डेटा की तो 2018 के अनुसार केवल 26.3% बच्चे ही जो स्कूली एजुकेशन किए हैं वो ग्रेजुएशन में इनरोलमेंट होते हैं, यानी हायर एजुकेशन में ये भाग लेते हैं। बाकी बच्चे हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं। अब या तो उनकी फैमिली प्रॉब्लम रहती है या तो किसी अन्य कारण की वजह से वो हायर एजुकेशन नहीं ले पाते। तो इसी डेटा को गवर्नमेंट ने 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा है।
अगला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। मतलब 3 to 18 एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं उन सबको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने किस वर्ष तक टारगेट बनाया है। तो करेक्ट आंसर है 2030। स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड भारत के संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। चलिए उन आर्टिकल्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 21A के बारे में। ये क्या है? ये एक फंडामेंटल राइट है हर एक बच्चे का। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन की बात करता है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान है, यानी उनकी फंडामेंटल राइट्स हैं। इसको 86 अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था उसके अंतर्गत लाया गया था और ये फाइनली 2009 से लागू हो गया था। अगला है आर्टिकल 45 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP के अंतर्गत आता है। इसमें ये कहा गया है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन देना आवश्यक है। बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 51A का सबसेक्शन के यानी 11th। ये आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का दायित्व है। इस आर्टिकल को 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत लाया गया था। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो पहले 10 थी और इसको जोड़ने के बाद अब 11 हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद रखिएगा। आर्टिकल 21 ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 45 ये DPSP के अंतर्गत आता है और आर्टिकल 51A ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत आता है। ये 3 आर्टिकल्स स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बेसिक एजुकेशन के स्कूल करिकुलम के बारे में। तो जो पहले 10+2 सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे 5+3+3+4 मॉडल लाया गया है। अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है इसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी 6 वर्ष तक के बच्चे क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, इसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। 6 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चों को 10th कर लेना चाहिए और 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में बच्चों को 12th कर लेना चाहिए, यानी सिंपल 10+2 बेसिस पे हमारा आज का एकेडमिक स्ट्रक्चर काम करता रहा है। लेकिन अब इस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर दिया गया है। अभी जो ये एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है इसको 5-3-3-4 मॉडल पे डिज़ाइन किया गया है। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो 0 से 3 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको बेसिक नॉलेज देने की जिम्मेदारी बच्चों के पेरेंट्स की है। जब बच्चा 3 साल से बड़ा हो जाएगा तो 3 से 6 साल तक के बीच में उसको 3 वर्ष के लिए आंगनवाड़ी या तो प्री स्कूलिंग या तो बाल वाटिका में रखा जाएगा, जहाँ पे उसको खेल और मनोरंजन का यूज करके उसको बेसिक नॉलेज दी जाएगी। जब बच्चा 6 से 8 साल का होगा तो उसे क्लास 1 और क्लास 2 में एनरोल करना होगा, यानी ये जो 5 था इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, एक 3 ईयर्स के लिए, दूसरा 2 ईयर्स के लिए। आगे चलकर जब बच्चा 8 से 11 साल के बीच में होगा तो इसको 3 साल के लिए क्लास 3 से क्लास 5 तक पढ़ाई करनी होगी। फिर जब बच्चा 11 से 14 साल तक का होगा तो इसको क्लास 6 से क्लास 8 तक पढ़ाई करनी होगी और जब बच्चा 14 से 18 साल तक का होगा तो इसे क्लास 9 से क्लास 12 तक पढ़ाई करनी होगी। इस न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर के अनुसार पहले 5 साल फाउंडेशनल एजुकेशन दिया जाएगा, उसके बाद से प्रिपरेटरी एजुकेशन दिया जाएगा, फिर आगे 3 साल तक के लिए मिड एजुकेशन दिया जाएगा और अगले 4 साल तक के लिए सेकेंडरी एजुकेशन दिया जाएगा। इस नई एजुकेशन पॉलिसी की सबसे अच्छी बात यह है कि 6 क्लास से ही बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पॉलिसी में एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है कि 5th क्लास तक के बच्चों को मदर टंग में यानी उनके मातृभाषा यानी रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए तो बेटर है और बच्चे सेकेंडरी लेवल से विदेशी भाषाओं के बारे में भी पढ़ाई कर सकेंगे। तो इस नई शिक्षा नीति में बेसिक एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा रिफॉर्म किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट में जो हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे कि UGC, AICTE, NCTE हैं, इनको रिप्लेस करके एक सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी। तो उस रेगुलेटरी बॉडी का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी HECI। देश में अब तक एजुकेशन के लिए जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इन सबको रिप्लेस करके एक सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन जिसका नाम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया रखा गया है, इसका फॉर्मेशन किया गया है। इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन को एक्सक्लूड कर दिया गया है। बात करें हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की तो इसमें टोटल 14 मेंबर होंगे, जिसमें एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 12 मेंबर्स होंगे। इस संस्था के 4 इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होंगी, जिसमें पहला है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल जो कि रेगुलेशन से रिलेटेड काम देखेगा। अगला जनरल एजुकेशन काउंसिल है जो कि स्टैंडर्ड सेटिंग का काम करेगा। फिर
हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल जो कि फंडिंग का काम करेगा, और लास्ट नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल जो कि संस्थाओं को मान्यता देने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? करेक्ट आंसर है एमफिल। आज के समय में अगर किसी को पीएचडी करना होता है तो वो सबसे पहले ग्रेजुएशन करता है, फिर एमए करेगा, उसके बाद से एमफिल करेगा, तब जाके उसको पीएचडी में दाखिला मिलेगा। लेकिन न्यू पॉलिसी के अंतर्गत एमफिल को अब डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। अगर किसी को पीएचडी करना होगा तो अब उसे केवल 4 साल तक की डिग्री करनी होगी और 1 साल तक की पीजी डिग्री लेनी होगी और उसे डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। बात करें अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम की, तो अब ग्रेजुएशन हमारा 3 साल या तो 4 साल का होगा और ये क्रेडिट बेस पे होगा। जैसे मान लो अगर कोई एडमिशन लेता है ग्रेजुएशन में और उसने केवल 1 साल कंप्लीट किया तो उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर उसने 2 साल कंप्लीट कर लिया तो उसे एक डिप्लोमा मिलेगा। अगर किसी बच्चे ने 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो उसे बेसिक ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। लेकिन अगर कोई बच्चा 4 साल तक का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो उसे बेसिक रिसर्च की डिग्री मिलेगी। मेनली जिसको पीएचडी या रिसर्च फील्ड में जाना होगा उसको 4 साल तक की डिग्री करनी कंपलसरी होगी। अगर कोई बच्चा चाहता है कि ग्रेजुएशन की डिग्री लेके इंडस्ट्री में या कहीं भी जॉब करना चाहता है तो वो केवल 3 साल तक का कोर्स कर सकता है। इस 3 साल की डिग्री के बेसिस पे उसे कहीं भी इंडस्ट्री में नौकरी मिल सकती है। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है, ये भी 1 साल या 2 साल का होगा। अगर कोई बच्चा रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है तो वो केवल 4 साल तक का डिग्री कोर्स करे और 1 साल पीजी का कोर्स कर ले तो उसे डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर किसी इंडस्ट्री में काम करना चाहता है तो उसे 2 साल तक का कोर्स करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इट इज़ एक्सप्लेन टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन? यानी कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है? तो करेक्ट आंसर है SDG 4, यानी क्वालिटी एजुकेशन की बात 4th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत की गई है। बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, तो यह यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है जिसमें 2030 तक टोटल 17 गोल्स को अचीव करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको इंडिया ने 2015 में अडॉप्ट किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत बेसिकली हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं। SDG 4 के अंतर्गत 2030 तक यूनाइटेड नेशन समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर को बढ़ावा देना, इन पे फोकस कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष के बाद टीचिंग के लिए न्यूनतम योग्यता 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड कर दिया जाएगा? यानी अगर जिसको टीचिंग करना है उसको कम से कम 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करना जरूरी है। ये कौन से साल के बाद लागू कर दिया जाएगा? तो करेक्ट आंसर है 2030। जो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होगा वो 12वीं के बाद किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी ने बैचलर्स डिग्री ऑलरेडी ले रखी है तो उसको केवल 2 साल तक का बीएड प्रोग्राम करना होगा। और किसी ने अगर 4 साल का बैचलर डिग्री भी ले रखा है, उसके बाद से उसने मास्टर्स डिग्री भी ले रखा है, तो उसको केवल 1 साल तक का बीएड करना होगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो स्टूडेंट्स के लर्निंग लेवल को चेक करेगा, यह किस नेशनल असेसमेंट सेंटर के द्वारा किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर है परख, यानी PARAKH। परख जिसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इस नेशनल असेसमेंट सेंटर का मकसद इंडिया के ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में बच्चों के लर्निंग लेवल को चेक करना है। इस संस्था और अदर गवर्नमेंटल बॉडीज जैसे कि NCERT की मदद से बच्चों के लर्निंग लेवल को चेक किया जाएगा कि उन्हें प्रॉपर एजुकेशन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया में हायर एजुकेशन के बाद रिसर्च कल्चर को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था का निर्माण किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NRF। आपको पता होगा अभी फ़िलहाल IIT और IIM के लिए PM-NRF योजना चलती है, यानी प्रधानमंत्री नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। लेकिन देश में हर एक फील्ड में रिसर्च के लिए प्रोत्साहन करने के लिए और फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इस टॉपिक पे बहुत सारी डेवलपमेंट्स आनी बाकी हैं, तो उनके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।